नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात मुलायम को मिले सम्मान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने नेताजी को देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान देने का ऐलान किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भारत रत्न की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वही बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके रामचरितमानस वाले बयान पर सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जितने हमले भाजपा कर रही है उससे ज्यादा सपा का वो धड़ा कर रहा है, जो चाहता है कि अखिलेश स्वामी पर एक्शन ले। वहीं बात करेंगे कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान की, जिससे कांग्रेस 24 से पहले कांग्रेस का बड़ा गेम चेंजर मान रही है। बात करेंगे आगरा के उस हादसे की, जिसने भ्रष्ट तंत्र पर न सिर्फ सवाल खड़े कर दिए, बल्कि लखनऊ बिल्डिंग हादसे के बाद बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, धरतीपुत्र को पद्म विभूषण सम्मान, भारत रत्न पर घमासान। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया है, लेकिन सपा ने नेताजी के लिए भारत रत्न की मांग करके माहौल को गरमा दिया। अब जानकार मुलायम को पद्म विभूषण सम्मान देने के पीछे राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने 24 में यूपी की सभी 80 सीट को जीतने का टारगेट रखा है। लेकिन मुश्किल यह है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां सपा का प्रभाव है। तो क्या भाजपा मुलायम के जरिए इन सीटों पर बड़ा संदेश देना चाहती है? जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। धरती पुत्र को पद्म विभूषण सम्मान, भारत रत्न पर घमासान। ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। देश की जनता की मांग है, किसानों की, नौजवानों की। सपा ने खोला मोर्चा, लखनऊ से दिल्ली तक नेताजी की चर्चा। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत जो पद्म विभूषण का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन को अभी 3 महीने ही हुए हैं कि एक बार फिर उनके नाम को लेकर यूपी की सियासत उबाल मारने लगी है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी को सरकार का यह ऐलान रास नहीं आया, क्योंकि डिम्पल यादव ने यह कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि जितना बड़ा नेताजी का कद था, उसे देखते हुए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कद था और पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को, लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। अब बड़ी बहू डिम्पल की इस मांग पर छोटी बहू अपर्णा ने ऐसा जवाब दिया कि सूबे का सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि एक तरफ डिम्पल यादव नेताजी के लिए पद्म विभूषण की जगह भारत रत्न की मांग कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपर्णा इस मांग को ये कहकर खारिज कर रही हैं कि जो मिल गया उसे स्वीकार करें, आगे कोई सवाल न करे। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ, तो एक नाम ने सबको चौंका दिया। ये नाम था उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, प्रख्यात समाजवादी और धरती पुत्र के नाम से विख्यात स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का, जिन्हें मोदी सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से नवाजने का ऐलान किया। तो समाजवादी पार्टी ने नेताजी को भारत रत्न देने की मांग उठा दी। सबसे पहले डिम्पल यादव ने मोर्चा खोला, फिर शिवपाल भी मैदान में उतर आए। बिल्कुल पूरे देश की जनता की मांग है, किसानों की, नौजवानों की। जो उन्होंने जवानों के लिए भी काम किया है, जब रक्षा मंत्री थे उनके लिए भी काम किया है। हालांकि अब तक अखिलेश यादव की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से भाजपा खुलकर नेताजी के नाम पर पद्म विभूषण सम्मान का स्वागत कर रही, उससे इसके दूरगामी मायने निकाले जाने लगे हैं। स्पष्टता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार 2014 से बनी है, आप चाहे वह भारत रत्न हो और चाहे वह पद्म विभूषण हो, चाहे पद्म श्री हो, कोई भी अवार्ड हो, सम्मान के अधिकारी होते हैं
उनको प्रदान करने का काम किया जाता है। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत जो पद्म विभूषण का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूं। अच्छी बात है। ये देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय दलगत भावना से ऊपर उठकर निर्णय लिए हैं, सभी लोग देशवासी प्रदेशवासी सराहना कर रहे हैं। लेकिन डिम्पल यादव कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिया जाना, राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लंबे समय तक मुलायम सिंह जी ने इस प्रदेश का नेतृत्व किया है और उनका प्रदेश की राजनीति में बड़ा योगदान है। कि सब डिम्पल यादव कह रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव का ऐसा व्यक्तित्व था कि उन्हें भारत रत्न पहले ही दे दिया जाना चाहिए। कि मुलायम सिंह जी का राजनीतिक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाज जीवन में बड़ा कद था उनका, और लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश की राजनीति को नेतृत्व किया, सरकार का भी नेतृत्व किया। तो हम सबके लिए अच्छा अनुभव है और सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। गौरतलब है कि लोकसभा की 543 सीटों में से 80 सीटें यूपी की आती हैं और इस बार दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने यूपी में सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये टारगेट तभी पूरा होगा जब उसे पूरे ओबीसी बिरादरी का वोट मिले, क्योंकि भले ही भाजपा पिछले कुछ सालों में यूपी में ओबीसी वोट पर मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन अब भी पिछड़ों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली यादव वोट उसकी पकड़ से दूर है। मोदी सरकार का ये दांव उसी यादव वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश के लिए माना जा रहा। साथ ही ये फैसला इस ओर भी संकेत कर रहा कि मुलायम सिंह यादव की विरासत पर अधिकार की लड़ाई मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव के साथ खत्म नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर जिस तरीके का बैकवर्ड को कॉलराइज करना चाहती है, वो उसके पीछे की ये कहानी है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसको करना भी चाहेगी तो उसका लाभ सीधे सीधे पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए करना चाहेगी। तो इसमें भी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को कैसे अपने साथ जोड़ के रखे, वो इसके लिए एक सगुफा तैयार करेंगे। और हमें ऐसा भी लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सोच के चलते समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान करेंगे। नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दरअसल अब मांग हो रही है कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। दरअसल केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले पर अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी की जिन हारी हुई सीट पर भाजपा की नजर है, उसमें 3 सीटें मैनपुरी, संभल, मुरादाबाद सपा के पास है। इन 3 सीटों पर जीत तभी मुमकिन है जब मुलायम सिंह यादव से लगाव रखने वाली जनता के दिल में भाजपा की पैठ बने। और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण देना बहुत कुछ भाजपा के लिए सपा के पारंपरिक वोटर के रुख को नरम कर सकता है, खासकर ऐसे वोटर को जिसका अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया हो और जो सपा का मजबूत राजनीतिक भविष्य न देखता हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भाजपा की पद्म विभूषण सम्मान वाली चाल के सामने भारत रत्न की ऐसी लकीर खींच दी जिससे ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। क्योंकि एक तरफ भाजपा देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान के जरिए सपा की पकड़ वाली सीटों पर कमल खिलाना चाहती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी देश के सबसे बड़े सम्मान की मांग कर एक नई लकीर भाजपा के सामने खींच देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ऐसे तो पद्म सम्मान का अपना एक वजूद है, सम्मान है, लेकिन चूंकि सियासी बातें हो रही तो आपको हम मुलायम को पद्म विभूषण देने के सियासी मायने समझाते हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव बड़ा नाम है, ऐसे में उनको पद्म विभूषण देकर यादव वोटर पर पकड़ बनाने की कोशिश है, हारी हुई सीट पर नजर है। 2024 में मिशन 80 इसी के जरिए पूरा किया जा सकता है। समाजवादी वोटर को संदेश देने की भी कोशिश है कि हम मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हैं। समाजवादी वोटर को संदेश और सपा के गढ़ में सेंधमारी की भी एक कोशिश है। साथ ही साथ अगर ये सेंधमारी हो सकती है मैनपुरी जैसी सीटों में भी मुलायम सिंह के नाम पर, तभी दिल्ली में हैट्रिक बन पाएगी। धरती पुत्र मुलायम का दम आपको हम बताते हैं, क्योंकि उनके नाम पर राजनीति हो रही है। 10 बार वो विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने, 1 बार एमएलसी बने, पिछड़ों के बड़े नेता रहे, समाजवादी पार्टी बनाई और हर सदन के सदस्य रहे और इसके साथ ही साथ हर दल का नेता उनका सम्मान करता रहा। तो ये मुलायम सिंह यादव की ताकत है और इस ताकत को हर कोई समझ रहा है, इसीलिए राजनीति हो रही है।
और अब बात करते हैं सपा का एक धड़ा नाराज, क्या गिरेगी स्वामी पर गाज? ये सवाल रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए बयान के बाद खड़ा हुआ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जितने हमले भाजपा बोल रही है उससे ज्यादा सपा का वो धड़ा कर रहा है जो चाहता है कि स्वामी पर अखिलेश जल्द एक्शन ले। लेकिन अखिलेश चुप है, क्योंकि एक धड़ा है जो स्वामी के पक्ष में है, जो न सिर्फ स्वामी का समर्थन कर रहा है बल्कि बता रहा है कि अगर स्वामी पर एक्शन हुआ तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और अखिलेश इन दोनों के बीच फंस गए हैं, जो तय नहीं कर पा रहे कि स्वामी पर एक्शन लें या उनका समर्थन करें। सपा का एक और धड़ा नाराज, कब गिरेगी स्वामी पर गाज? भूत विवश मतवारे, बातुल भूत विवश मतवारे, नहीं बोले वचन विचारे। स्वामी पर महाभारत जारी, बेटी के समर्थन पर सियासत भारी। बहस का नहीं बल्कि हमें लगता है विश्लेषण का विषय है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भले ही अभी तक अखिलेश यादव ने कुछ साफ न किया हो कि वो स्वामी के समर्थन में हैं या विरोध में, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक धड़ा खोलकर स्वामी पर हमला बोल रहा, क्योंकि सपा विधायक मनोज पांडे एक बार फिर इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते नजर आए। बातुल भूत विवश मतवारे, बातुल भूत विवश मतवारे, नहीं बोले वचन विचारे। ऐसे व्यक्तियों को जो अहंकार से भरे हो, अज्ञानी हो, चीजों को जानते ना हो, उनको झूठा वचन और झूठी बात कहे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को जितने भाजपा के बयान नहीं चुभ रहे, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी के धड़े वाले बयान घायल कर रहे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ठाकुर और ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता न सिर्फ स्वामी के खिलाफ नजर आ रहे, बल्कि अखिलेश यादव पर स्वामी पर बड़ा एक्शन लेने का दबाव बना रहे। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य जिस तरह से अपने पिता के समर्थन में आई हैं, उससे सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य ने भाजपा और सपा के उस धड़े को चुनौती देते हुए कह दिया कि उनके पिता ने जो भी कहा वो सही कहा। पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया तो शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। डाउटफुल दृष्टि से कोट करके स्पष्टीकरण मांगा, तो हमें लगता है स्पष्टीकरण होना चाहिए। मीडिया में बैठ करके बहस का नहीं बल्कि हमें लगता है विश्लेषण का विषय है। दरअसल संघमित्रा मौर्य बीजेपी की सांसद है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उन चौपाइयों का विश्लेषण होना चाहिए। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने खुलकर तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन नहीं किया, लेकिन इशारों में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सही ठहराया है। गौरतलब है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं, उससे स्वामी का पक्ष भी मजबूत होता नजर आ रहा, और अब अखिलेश यादव कश्मकश में फंसे हैं कि वो उस धड़े को चुने जो स्वामी के साथ है या उस धड़े को जो स्वामी के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राहुल की चिट्ठी से मजबूत होगा हाथ, 24 की पिच पर बनेगी बात, क्योंकि कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस के दिन एक नया अभियान शुरू कर दिया है, जिसका मकसद यूपी के 6 लाख गांव तक जाना है और जनता को राहुल का संदेश सुनाना है। कांग्रेस की कोशिश 2024 से पहले जमीन पर अपनी पकड़ बनाने की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में कांग्रेस का यह अभियान काम करेगा, जहां जिम्मेदारी प्रियंका के कंधों पर है। लेकिन मुश्किल यह है कि यूपी में कांग्रेस पिछले 3 दशक से हाशिए पर है। राहुल की चिट्ठी से मजबूत होगा हाथ, 24 की पिच पर बनेगी बात। प्रियंका के कंधों पर कमान, 24 से पहले कांग्रेस का नया अभियान। जहां एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कश्मीर से देश को बड़ा संदेश देने की तैयारी की जा रही, वहीं गणतंत्र दिवस के दिन 2024 का बिगुल बजाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई। कांग्रेस की कोशिश इस अभियान के जरिए देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों तक पहुंचने की है,
लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें यूपी पर टिकी हैं, क्योंकि यूपी में हाथ जोड़ो अभियान को मजबूत करने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को दी है। ये हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की 4 सीट लेके जा रहे हैं। इसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक जिस तरीके के अनुभव इकट्ठे किए हैं, कांग्रेस जन गांव-गांव गली-गली लोगों के बीच में जाकर के उनको देंगे, लोग उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपसी संवाद होगा, संवाद से जो चीज़ निकल के आएगी वही इस देश को बचाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये अभियान 26 जनवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगा, जिसमें 10 लाख मतदान केंद्र, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों तक राहुल गांधी के संदेश को पहुंचाया जाएगा। इस संदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले अनुभवों को भी साझा किया जाएगा। इस अभियान के तहत देश भर में कांग्रेस के बड़े नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता आम जनता के घर घर जाएंगे और उन्हें राहुल गांधी की चिट्ठी सौंपेंगे। राहुल गांधी की वो चिट्ठी जिसमें उनकी भारत जोड़ो यात्रा के तमाम खट्टे मीठे अनुभवों का सार है। इस अभियान के लिए जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के और प्रदेश स्तर तक के तमाम अधिकारियों को, पदाधिकारियों को लगाया गया है। उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाकर कांग्रेस की खोई जमीन को एक बार फिर से हासिल किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में कांग्रेस का हाथ मजबूत हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि जिस यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है, वहां उसका ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा में उसके बाद यूपी की सिर्फ 1 सीट है, जो बताती है कि जिस राज्य से भाजपा सबसे बड़ी बढ़त बनाती है, उस राज्य में कांग्रेस पिछले 3 दशक से हाशिए पर है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात आगरा की, जहां पर लखनऊ जैसा हादसा हुआ, यूपी में कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि एक दिन पहले लखनऊ में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। इसके बाद हंगामा हुआ। अब ऐसा एक हादसा आगरा में हुआ है, जहां पर 6 मकान और 1 मंदिर जमींदोज हो गए। लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्ट तंत्र कब एक्शन में आएगा, क्योंकि इस हादसे में आगरा विकास प्राधिकरण की खुलकर लापरवाही सामने आई। तो अब आगरा विकास प्राधिकरण बैक डेट वाले फर्जीवाड़े में जुट गया है, क्योंकि यह घटना आज की है, लेकिन नोटिस बैक डेट में थमा दिया गया। आगरा में लखनऊ जैसा हादसा, यूपी में कुछ नहीं बदला। 7 मकान जमींदोज, भ्रष्ट तंत्र को कम मिलेगी डोज। उत्तर प्रदेश का प्रशासन पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी नींद सोया है, जिसकी नींद है कि टूटने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अक्सर एक हादसे के बाद प्रशासन चौकन्ना हो जाता है। लेकिन यूपी का प्रशासन न सुधरने के लिए तैयार है, न संभलने के लिए, क्योंकि अभी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिल्डिंग हादसे को हुए 2 दिन भी नहीं बीते कि अब ताज नगरी आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर आधा दर्जन मकान और 1 मंदिर ढहने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग दबे थे, जिसमें गिन्नी उर्फ रोशनी की मौत हो गई। दरअसल तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से एक पुरानी धर्मशाला जिसका नाम श्री राय बहादुर विशंबरनाथ धर्मशाला है, सिटी स्टेशन रोड पर, उस धर्मशाला को तोड़कर उसको नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। और ये कहा जा रहा है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना थी, और उस धर्मशाला के कंस्ट्रक्शन की जद में किस तरह से तमाम जो घर हैं वो आ चुके हैं। करीब आधा दर्जन घर और 1 मंदिर है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गया है और इस कंस्ट्रक्शन की जद में आ गया है। और सूचना आ रही है कि एक बच्ची की दर्दनाक मौत भी हो गई है। इस घटना से पूरे शहर में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था। लेकिन इस पूरे हादसे ने प्रशासन की कलाई खोल दी। तो उसमें कम से कम ये जो बिल्डर है जिसने भी ये कार्य को अंजाम दिया है, उसने किसी भी प्रकार की किसी सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं रखा। उसी के ये है कि आज के दिन भी हम जो है इस ऐसी गंभीर घटना के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्हें इतनी मट्टी खोदी यहाँ से 2-4 बार हम लोगों ने कहीं भी मकानों की सेफ्टी करो, उन्होंने कोई सेफ्टी नहीं करी, तो वो उदाहरण आज के हो गया। आरोप है कि जिस जगह यह हादसा हुआ वहाँ एक पुरानी धर्मशाला को तोड़वाकर बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार करवाया जा रहा था। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक साथ
6 मकान और एक मंदिर भरभरा कर ढह गए। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने पीड़ित मुकेश शर्मा की तहरीर पर भवन निर्माण स्वामी राजू मेहरा और बिल्डर हरेश के खिलाफ धारा 304, 337, 338 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एक्शन कब होगा, क्योंकि लखनऊ में जब 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी तो एबीपी गंगा ने हर शहर का रियलिटी चेक दिखाया, बताया कि कैसे हर शहर में जानलेवा इमारत खड़ी है। लेकिन इतना चेताने के बाद भी यूपी का प्रशासन नहीं संभला और आगरा में ये बड़ा हादसा हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके बाद भी प्रशासन जागेगा या फिर एक नए हादसे का इंतजार करेगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।